नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, कहा उकसाया तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जवानों के बीच दिवाली मनाने के लिए राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जवानों को संबोधित किया और कहा कि आज भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बिना पड़ोसी देशों को कड़ा संदेश दिया। जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी है भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उनके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है। आज दुनिया यह समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है जो 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाती है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है। आज भारत की सैन्य शक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाए वह टिक नहीं पाएगा। दुनिया की कोई ताकत हमारे सैनिकों को रोक नहीं सकती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईस्ट एशिया समिट को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय के समूह के 15वें शिखर सम्मेलन में एस जयशंकर के भाग लेने की घोषणा की गई है। इस महामारी काल में ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन होगा। दोस्तों शिखर वार्ता को लेकर मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन शुआंग हू करेंगे और इसमें समूह के सभी 18 देश शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेघर लोगों के लिए 2025 तक 79,400 फ्लैट बनाएगी दिल्ली सरकार, खाका हुआ तैयार। जी हां दोस्तों, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में रह रहे बेघर लोगों के लिए 2025 तक 3 चरणों में 89,400 फ्लैट बनाकर देने का निर्णय लिया है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में यह फ्लैट 237 एकड़ भूमि में बनाए जाएंगे। पहले चरण में 41,400 तथा दूसरे चरण में 18,000 और तीसरे चरण में 30,000 फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों बनाए जाने वाले 41,400 फ्लैटों की अनुमानित लागत 3,312 करोड़ रुपए है। प्रत्येक फ्लैट पर करीब 8 लाख रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर कंसल्टेंट नियुक्त करने समेत अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों तीनों चरणों में फ्लैट निर्माण का कार्य 2022 से 2025 तक पूरा करना है। इन फ्लैटों का निर्माण तय समय सीमा से पहले करने की कोशिश है ताकि बेघर लोगों को यथाशीघ्र राहत पहुंचाई जा सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आपदा झेल चुके राज्य के लिए केंद्र ने खोली झोली। इन प्रदेशों को मिलेंगे 4,382 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, इस साल प्राकृतिक आपदाएं झेल चुके राज्यों को केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद जारी की है। इन राज्यों को 4,382 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस साल पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम को चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा था, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया था। साथ ही कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली समिति ने 6 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिबंधित निधि यानी कि NDRF से 4,381.88 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने दिए बड़े कदम उठाने के संकेत, बताया क्यों बढ़ रहे हैं इस महामारी के केस। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से इस महामारी के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस महामारी के केस बढ़ने के पीछे प्रदूषण को वजह बताया है और कहा है कि 7 से 10 दिन के भीतर स्थिति नियंत्रण में आ जानी चाहिए। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार महामारी की रोकथाम के लिए कई कदम उठा रही है और 7 से 10 दिनों के भीतर स्थिति नियंत्रण में आ जानी चाहिए। शहर में इस महामारी के बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रदूषण है। दोस्तों उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि पिछले कुछ दिनों से इस महामारी के मामले बढ़ रहे हैं। मैं इसको लेकर चिंतित हूं। हमने इसे नियंत्रण में करने के लिए सभी उचित कदम उठाए हैं। अगले सप्ताह हम इस संबंध में और कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक पर आरबीआई ने लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, क्या होगा ग्राहकों पर असर। जी हां दोस्तों, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। शेयर बाजार को भेजी सूचना में पीएनबी ने यह जानकारी दी। सूचना में कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने पाया है कि बैंक ड्राफ्ट पीएनबी बैंक लिमिटेड भूटान के साथ एक द्विपक्षीय साझा एटीएम व्यवस्था का परिचालन कर रहा है, जबकि उसने इसके लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति नहीं ली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अक्सर आरबीआई बैंकों पर जुर्माना लगाता रहता है। ये जुर्माना नियमों को नहीं मानने पर लगता है, इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके लिए बैंक की सर्विस सामान्य तरह की ही रहती है। रिजर्व बैंक ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली का कानून 2007 के उल्लंघन के लिए पीएनबी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, बीएसई में पीएनबी का शेयर शुक्रवार को 1.37% की बढ़त के साथ 29.50 रुपए पर बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी के टीके को लेकर आई अच्छी खबर, भारत पहुंची रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर के देशों को वैक्सीन का इंतजार है। इसी बीच भारत के लिए टीके को लेकर अच्छी खबर है और बताया जा रहा है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप देश पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रूस ने अगस्त में स्पुतनिक वी को मंजूरी दी थी और यह दुनिया की पहली इस महामारी की वैक्सीन है। हालांकि इसके अंतिम चरण का ट्रायल अभी होना बाकी है। दोस्तों, इस महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच हैदराबाद हवाई अड्डे पर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के पहुंचने की तस्वीरें वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में डॉक्टर रेड्डीज और स्पुतनिक वी के लोगो वाले कंटेनरों को एक छोटे ट्रक से उतारते हुए देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा, आज होगा नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज हो रही है। इसी बीच मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया और बिहार की 16वीं विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की है। राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नई सरकार के गठन तक पद संभालने के लिए कहा है। नई सरकार के गठन तक नीतीश कुमार बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे। वैसे दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि आज इस बात का फैसला कर दिया जाएगा कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा, वह बीजेपी से होगा, जेडीयू से होगा या फिर कौन सी पार्टी से होगा। आज यह पता चल ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी, इस खिलाड़ी को मिलेगा अगुवाई का मौका। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 13वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। पहली बार धोनी की अगुवाई में सीएसके की टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। धोनी ने खराब सीजन के बावजूद आईपीएल खेलने के संकेत दिए हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट अब कप्तानी के लिए नया विकल्प तलाश कर रही है। दोस्तों, रिपोर्ट्स की माने तो इस सीजन में सीएसके के सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे डुप्लेसिस को अगले सीजन के लिए टीम की कमान मिल सकती है। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने भी डुप्लेसिस का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि धोनी ने 2011 के बाद टीम इंडिया की कप्तानी जारी रखी। धोनी को मालूम था कि अब चीजें वैसी नहीं रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन के बाद धोनी का विकल्प हमारे पास नहीं था, लेकिन जब विराट ने अच्छा प्रदर्शन किया तो धोनी ने टेस्ट मैचों में कप्तानी छोड़ दी। ऐसे में अब समय आ गया है कि आईपीएल की भी उन्हें कप्तानी छोड़ देनी चाहिए और आईपीएल टीम को भी अब नए कप्तान की तलाश कर लेनी चाहिए। वैसे डुप्लेसिस सीएसके के लिए अच्छा विकल्प है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO भारत में बनाएगा पारंपरिक दवाओं के लिए केंद्र, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह है हमारे लिए गर्व की बात। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह भारत में पारंपरिक दवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि जिस तरह देश दुनिया की फार्मेसी के तौर पर उभरा है, वैसे ही WHO का संस्थान वैश्विक स्वास्थ्य का केंद्र बनेगा। WHO के महानिदेशक तेद्रोस अधोनम गेब्रेयेसस ने एक कार्यक्रम में वीडियो संदेश के माध्यम से उक्त घोषणा की। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जयपुर और जामनगर के 2 आयुर्वेद संस्थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश को समर्पित किया। गुजरात के जामनगर स्थित आयुर्वेदिक अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान और जयपुर का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान देश में आयुर्वेद के प्रमुख संस्थान है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी के बढ़ते मामलों के बाद इस देश में फिर लागू हुआ लॉकडाउन, रेड जोन की संख्या भी बढ़ गई। जी हां दोस्तों, इटली में इस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन को अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने की घोषणा की है और इसके साथ ही रेड जोन की संख्या भी बढ़ाई गई है। जिन क्षेत्रों में इस महामारी के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उन्हें रेड जोन में रखा गया है। दोस्तों, इटली सरकार ने कैंपोनिया और टस्कनी प्रांत में इस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन्हें भी रेड जोन घोषित कर दिया है। अब इन इलाकों में भी लॉकडाउन के कड़े नियम लागू किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों बात की जाए पिछले 24 घंटों की तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। इसके अलावा दोस्तों रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिली। साथ ही दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी की बात की जाए तो एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, दिवाली पर सोना उछला, चांदी में भी आई चमक। जी हां दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के शुभ अवसर पर सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार सोने की कीमत 241 रुपए बढ़कर 50,425 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी 161 रुपए बढ़कर 62,542 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों वायदा कारोबार में भी सोने और चांदी की कीमतों में वृद्धि हुई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ 1880 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस जबकि चांदी 24.32 डॉलर प्रति औंस रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया पर ट्रंप के आरोपों को ओबामा ने बताया लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका चुनाव परिणामों को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चुप्पी तोड़ी है। ओबामा ने चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोपों को लोकतंत्र की वैधता खत्म करने का प्रयास बताया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिहाज से खतरनाक रास्ता बताया है। दोस्तों ओबामा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे इस बात का ज्यादा डर है कि अन्य रिपब्लिकन अधिकारी जो बेहतर जानकारी रखते हैं वह भी इसमें साथ हैं और वे ट्रंप को नाराज नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाए जाना आगामी जो बाइडेन प्रशासन और लोकतंत्र को अवैध ठहराने का एक और प्रयास है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, योग गुरु बाबा रामदेव का दावा, कोरोनिल इम्यूनिटी बूस्टर नहीं इस महामारी की है दवा। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर इस महामारी की विवादित दवा कोरोनिल पर बड़ा बयान दिया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रामदेव ने दावा किया है कि कोरोनिल एक मेडिसिन है जो इस महामारी के वायरस का इलाज करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि कोरोनिल पर अगले 2 से 3 दिनों में वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। दोस्तों बाबा रामदेव ने एबीपी न्यूज से कहा कि मैं अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, लेकिन अभी एक खुलासा कर देता हूं कि कोरोनिल को लोग सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्ट समझते हैं, लेकिन कोरोनिल एक मेडिसिन है। अगर कोरोनिल दवा को इस महामारी से पहले लेंगे तो यह महामारी से बच पाएंगे लोग, और अगर लोग संक्रमित हो जाते हैं तो उसके बाद 7 से 10 दिन लेने के भीतर ही इस महामारी से आपका उपचार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन, 7 घंटे चली अर्जुन रामपाल से एनसीबी की पूछताछ, बोले मेरा कोई लेना देना नहीं। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल 7 घंटे तक चली पूछताछ के बाद एनसीबी दफ्तर से रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि वह जांच प्रक्रिया में पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अर्जुन रामपाल ने बताया कि उनके घर पर पाई गई दवाइयां और प्रशिक्षण एनसीबी के अधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मैं जांच प्रक्रिया में उनका पूरा सपोर्ट कर रहा हूं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्रग्स कनेक्शन
को लेकर बॉलीवुड सितारों पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। अर्जुन से पहले उनकी लिव इन पार्टनर गैब्रिएला से एनसीबी ने पूछताछ की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अर्जुन रामपाल के बंगले पर सर्च ऑपरेशन के बाद एनसीबी ने एक्टर और उनकी लिव इन पार्टनर गैब्रिएला को समन भेजा था। उनके घर से बैन दवाइयां बरामद की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के खुकार आतंकियों की लिस्ट में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड का नाम नहीं, भारत ने जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को 1210 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में मुंबई आतंकी हमले में शामिल हुए दहशतगर्द भी हैं, लेकिन हमले के मास्टरमाइंड को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। पाकिस्तान के इस रवैये पर भारत ने नाराजगी जताई है। भारत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने इस लिस्ट से मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ताओं के नाम को खुलेआम छोड़ दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस लिस्ट में लश्कर-ए-तैयबा के कुछ आतंकवादियों के नाम है। इसमें मुंबई हमलों में इस्तेमाल हुई नावों के क्रू मेंबरों के भी नाम हैं, लेकिन लिस्ट से हमले के मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ताओं का नाम गायब है। ये लिस्ट ये दिखाती है कि उनके पास मुंबई हमले के सारे सबूत हैं, लेकिन वह उनके नाम उजागर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलियाई कोच ने दिए संकेत, टेस्ट में इस बल्लेबाज को बनाया जाएगा वार्नर का ओपनिंग पार्टनर। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जस्टिस लैंगर ने संकेत दिए हैं कि युवा बल्लेबाज विल पुकोवस्की की शानदार फॉर्म के बावजूद भारत के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में डेविड वार्नर के सलामी जोड़ीदार के रूप में जो बर्न्स को बरकरार रखा जा सकता है। बर्न्स ने पिछली गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 32 की औसत से रन बनाए और उनका शेफील्ड शील्ड सीजन की शुरुआत में प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा, जिसमें उन्होंने 11.40 की औसत से 57 रन बनाए। दूसरी तरफ 22 साल के पुकोवस्की ने लगातार 2 दोहरे शतक जमाए हैं। उन्होंने पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 202 रन और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 255 रन बनाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिवाली के मौके पर पहली बार केसर की कीमतों में आई भारी गिरावट, आगे और भी गिर सकते हैं दाम। जी हां दोस्तों, सूखी मेवा हो या फिर मसाले रेट के मामले में दोनों के बीच केसर का दर्जा हमेशा ऊपर ही रहा है। दोस्तों मसालों और मेवों में केसर ही है जो लाखों रुपए किलो के हिसाब से बिकती है, और अगर उसके दाम भी इतने गिर जाएं कि कारोबारी सख्ते में आ जाए तो चौंकना लाजमी है। दरअसल दोस्तों दिवाली और नई फसल आने से पहले ही केसर के दाम हजारों रुपए प्रति किलो तक कम हो गए हैं। बाजार में नई केसर आने की तैयारी शुरू हो गई है। इस हिसाब से अभी के केसर के दाम और कम होने की उम्मीद है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नूरी मसालों और ड्राई फ्रूट के कारोबारी मोहम्मद आजम का कहना है कि धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर के हालात किसी से छिपे नहीं है। हर तरह का कारोबार कश्मीर से बंद हो गया है। केसर की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। फिर फरवरी से इस महामारी और मार्च से लॉकडाउन का असर शुरू हो गया। नतीजा यह हुआ कि अभी पहले का माल निकला ही नहीं है और अब कुछ दिन बाद ही नई फसल आ जाएगी। ऐसे में केसर के दाम और भी ज्यादा गिरने की संभावना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरी दुनिया भर में कश्मीरी केसर के दाम 5 लाख रुपए प्रति किलो तक जाते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आपके नॉलेज टेस्ट की। आज के सवाल की बात की जाए तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि एक एडल्ट यानी कि वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।